हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल द फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार, फाउंडर ऑफ मोशन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एक नया वीडियो लेक्चर 12th क्लास का पढ़ने जाएंगे और वो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में गॉस लॉ के बारे में स्टडी किया था। गॉस लॉ क्या होता है, उससे पहले हम लोगों ने फ्लक्स पढ़ा था। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बाद गॉस लॉ क्या है, और अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि आपका जो सिलेबस 12th क्लास का है, CBSE का सिलेबस, वो 30% कम कर दिया गया है। और इस टॉपिक से मतलब मीन्स ये कहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो टॉपिक हटाया गया है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल शेल इनसाइड एंड आउटसाइड, दोनों इसको जो है हटा दिया गया है। लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर IIT JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि हम इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, चाहे नीट का हो या फिर IIT JEE का हो। इसलिए हमें पढ़ना जरूरी है, लेकिन 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं पहले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके लाइन से क्लियर हो रहा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो कंटिन्यूअसली होगा, नहीं चाहे स्ट्रेट में हो, मतलब किसी लाइन पे हो, वो लाइन या तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है या फिर कर्व लाइन हो सकता है। ठीक है, इसके बाद किसी सरफेस एरिया पर होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी सरफेस एरिया पर हो सकता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर किसी बॉडी के इंटायर वॉल्यूम में, इंटायर वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नहीं तो यानी कि अगर यदि किसी लाइन पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि किसी सरफेस एरिया पर हम उसको कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसको, चार्ज को, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, और जब हम इंटायर वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में वन बाय वन। तो पहला क्या था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ऐसे लैम्डा से। ठीक है, ये क्या होता है सुनो, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली किसी लाइन में करते हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या फिर कर्व लाइन हो, तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। नहीं तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए चार्ज इज distributed over a line। अब ये लाइन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है और कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और एक लाइन is called as linear charge density या distribution, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन
ठीक है। अब देखिए लैम्डा इक्वल टू जो होता है, ठीक है, डेल्टा क्यू या डी क्यू बाई डी एल, डी क्यू बाई डी एल, ठीक है। यदि इसका यूनिट देखें हम, इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा क्यू है मतलब चार्ज चाहिए, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो ये यूनिट हुआ। अच्छा, अब चलिए हम लोग यहाँ डेफिनेशन से आते हैं कि हमने ये कहा कि ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा लीनियरली होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऐसे ऐसे, या फिर मान लो कि ये कोई कर्व है ऐसे, या फिर मान लो कि कोई ऐसा कर्व है, ये भी तो कर्व है, इस तरह ये रिंग है, ये क्या, ये कोई रिंग है, ये भी तो कर्व है, इस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इसको हम कहेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये चीज होगा, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट किया गया इस पर, ठीक है। अच्छा, ये जो लैम्डा डी क्यू बाई डी एल है, एक्चुअली लैम्डा इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल, नहीं, तो डीएल क्या है यहाँ पे, बहुत ही स्मॉल लेंथ है, बहुत ही स्मॉल लेंथ होता है। जब बहुत स्मॉल लेंथ होगा, सपोज कि हम ये ऐसे समझें कि सपोज कीजिए कि ये क्या है, कोई लाइन है, इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत सारा चार्ज होगा डिस्ट्रीब्यूट किया गया इसको ऐसे कंटिन्यूअसली। अब मैं एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे काटता हूँ, ये छोटा सा लेंथ, ये स्मॉल लेंथ, तो अब देखिए कि ये जो स्मॉल लेंथ है इस पर चार्ज बहुत कम होगा कि बहुत ज्यादा होगा, तो बहुत कम होगा। जब लेंथ छोटा तो चार्ज भी क्या होगा उस पर, स्मॉल अमाउंट में होगा, तो यानी कि जब ये छोटा है तो ये भी छोटा नहीं, एक्चुअली जब देखा जाए तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, नहीं समझे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू, जब लेंथ छोटा तो चार्ज भी छोटा होगा, स्मॉल क्वांटिटी होगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर, क्लियर है। इसको उतारिए, इसको नोट कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, सिग्मा, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली किसी सरफेस एरिया पर करते हैं तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि व्हेन ए charge is distributed uniformly over a surface area is called as surface charge डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, मान ले जाए कि ये सरफेस चार्ज कैसा होगा, तो सुनो
देखो ध्यान से बाबू, मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस एरिया है, सपोज मैंने ये मान लिया कोई क्या है सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है मैंने मान लिया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि ये सिग्मा इक्वल टू होगा क्या चीज, चार्ज अपॉन एरिया, नहीं जैसे कहेंगे चार्ज अपॉन एरिया। और चार्ज जब एरिया छोटा तो चार्ज भी छोटा, यानी कि डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए क्या है यहाँ पे, एरिया है। ये क्या है, ये क्या है, एरिया मतलब सरफेस एरिया। ये क्या चार्ज, नहीं देखिए तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट देखिए कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देखिए तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इसका, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, देखिए तो कूलम्ब का क्या होता है, कूलम्ब मतलब चार्ज, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ए टी अपॉन एल स्क्वायर, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर L माइनस 2 टी ए, यही ना होगा, नहीं होगा। ओके नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट कीजिए, ठीक है। इसे मैं इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए, जो तीसरा थर्ड है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, नहीं रो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी, ठीक है, क्लियर है क्या। अच्छा ध्यान दो आप, जब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी बॉडी के इंटायर वॉल्यूम में करते हैं, पूरे वॉल्यूम में करते हैं, नहीं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। जैसे मान लो कि आप लोग तरबूज खाए होंगे, वाटरमेलन नहीं आप लोग खाए होंगे। वाटरमेलन में क्या होता है, आप जो देखिएगा उसको, तो उसके अंदर में पूरे वॉल्यूम में बीज होता है, उसके अंदर में बीज जो होता है, बीज पूरे वॉल्यूम में ऐसे बैठा हुआ, समझ वैसे आप सपोज कर लीजिए, समझ लीजिए वैसे ही, जस्ट लाइक दैट, कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी बॉडी में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को, ऐसे चार्ज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे, हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, नहीं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिफाइन हम लोग कैसे करेंगे कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड over entire volume of a body, नहीं of a body, this is called as volume charge
डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं मतलब ये देखो, हम मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है, सपोज स्फेरिकल, कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल ये नहीं, देखिए ये कैसा बॉडी है, स्फेरिकल ही है, ठीक है, स्फेरिकल बॉडी है। अब इस बॉडी में क्या करें कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दें ऐसे, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, एक बॉडी है जो 3D शेप का है, किसी भी शेप का, चाहे स्फेरिकल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, एनी शेप का हो सकता है, एनी शेप का। नहीं तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी कि रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज क्या है, स्मॉल वॉल्यूम तो स्मॉल चार्ज, तो dq अपॉन dv, रो इक्वल टू dq अपॉन dv। बोलिए यूनिट क्या हो जाएगा इसका, चार्ज का यूनिट कहते हैं कूलम, अपॉन वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है यूनिट, तो कूलम पर मीटर क्यूब हो गया यूनिट इसका। जब डायमेंशन फार्मूला देखेंगे इसका, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, सो देखिए डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80 अपॉन वॉल्यूम का L का क्यूब होता है, नहीं L क्यूब, तो क्या बन जाएगा ये डायमेंशन, L ऊपर जाएगा तो -3 होगा, L -3 T ऐसे, नहीं ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, ठीक है। इसे 1 मिनट में उतारिए। जल्दी कीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग उसको मिटा रहे हैं, ठीक है, हम लोग मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ भी होता है, गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, नहीं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, हेडिंग दीजिए आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों को, एक क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में या फिर सीबीएसई में पूछा जाता है क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन एक कीजिए, एप्लीकेशन से पहले एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन। वो जो फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तब हम लोगों ने निकाला था इक्वल टू k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये कूलम्ब्स लॉ है। बट गॉस लॉ हम लोग क्या पढ़ेंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, नहीं फाई इक्वल टू पढ़ा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पढ़ा है, क्लियर है। तो हमें यही चीज निकालना है कि ये जो कूलम्ब का जो लॉ है, कूलम्ब फोर्स जो होता है F इक्वल टू k Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ये कैसे होता है, नहीं कैसे, किससे निकालना है, तो गॉस लॉ से निकालना है। तो देखो गॉस लॉ में हम लोग ये चीज पढ़े हैं कि
कि गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसी क्लोज्ड बॉडी के लिए नहीं, और उससे सपोज कि उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर में जितना चार्ज प्रेजेंट है, यदि Q चार्ज प्रेजेंट है तो Q जो होगा मल्टीपल होगा 1/ε0 का। ये गॉस लॉ कहता है नहीं कि जो फ्लक्स होता है, उससे जो फ्लक्स निकलता है ये Q इंटू 1/ε0 इसके होता है। ये तो हमारा क्या है, गॉस लॉ, ये हमारा गॉस लॉ है। बट कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही ना होता है, ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है। तो हमें ये प्रूफ करना है इससे हमें ये प्रूफ करना है, ये निकाल रिड्यूस करना है इसको नहीं। तो आइए कैसे हम लोग करेंगे इसको जाने, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एज्यूम कर लेंगे कि कोई स्फेरिकल कोई बॉडी मान लेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पे स्फीयर है, क्या है, स्फीयर है। तो कोई स्फेरिकल बॉडी को ऐसे मान लेंगे, ये कोई क्लोज्ड बॉडी जो स्फेरिकल है, इसका ये सेंटर है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, इसके सेंटर पर कोई चार्ज प्रेजेंट है, मान लेंगे कुछ भी मान लेते हैं कि यहाँ पर ये चार्ज है जो Q1 प्रेजेंट है यहाँ पे सपोज नहीं, या फिर Q चार्ज प्रेजेंट है, मान लेते हैं Q चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। क्या अब इससे फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा इससे, हम लोग जानते हैं नहीं, जब चार्ज प्रेजेंट होगा तो फ्लक्स निकलेगा। हम लोग क्या करेंगे कि इसका मान लेते हैं कि रेडियस कुछ होगा R, नहीं इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है R, और ये जो स्फीयर का जो ये सरकमफेरेंस है, सरफेस है, उस सरफेस पर हम छोटा सा स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेंगे, काट लेंगे ऐसे, यहाँ काट लिया हमने, क्या ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है। अब इस पर कोई अदर चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, क्या हम करेंगे, कोई अदर चार्ज रखेंगे हम ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसको पता लगाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सपोज जब ये चार्ज यहाँ पर है तो क्या इससे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होगा, जब ये पॉजिटिव क्यू है तो इसके इस पर किधर की ओर इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, बाहर की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर, बाहर की ओर, आउटवर्ड होगा, नहीं वो चारों ओर होगा कि एक ही ओर होगा, तो चारों ओर होगा, नहीं ये जो चार्ज है इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फील्ड होगा अपना, ये फील्ड क्रिएट कर रहा होगा चारों ओर, क्लियर है, चारों ओर ये फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, नहीं अब देख हुआ। तो इस पर मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई चार्ज है Q0, इस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा इधर की ओर, यदि यहाँ पर चार्ज Q0 होगा, सपोज कर लेते हैं Q0 चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, और ये जो सरफेस उन्होंने काटा है एरिया एलिमेंट, उस एरिया एलिमेंट पर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो इसी लाइन पर होगा, ऐसे आउटवर्ड होगा, नहीं इधर होगा, ये आउटवर्ड होगा, इतना तो हमें पता चल गया, नहीं तो यहाँ से हम लोग जानते हैं फ्रॉम गॉस लॉ रिड्यूस करना है, हमको कूलम्ब्स लॉ रिड्यूस करना है, ठीक। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट, या सपोज लेट ए क्लोज्ड spherical cell of radius r, नहीं a charge Q is present at the center of स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के सेंटर पे क्या है, ये चार्ज क्यू प्रेजेंट है। तो हम कहेंगे फ्रॉम गॉस लॉ,
फ्रॉम गॉस लॉ। फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। एंड फ्रॉम डेफिनेशन फाई इक्वल टू होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। ये कहां से आता है, ये फ्रॉम डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं आता है। अच्छा, तो फाई इक्वल टू हम ये होता है, फाई इक्वल टू फिर ये भी हो रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है नहीं, ds का जब इंटीग्रेशन होगा तो s होगा, तो यानी कि e इंटू एस इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नहीं q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको डालो, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, e मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, s क्या है, सरफेस एरिया, s क्या है यहाँ पे, सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया, इस स्फीयर का सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जरा इसको देखिए, तो e इक्वल टू क्या हो गया, q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट होगा ना, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकल गया, E इक्वल टू निकल गया हमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया नहीं, और यहाँ पे हमें फोर्स कूलम्ब लॉ निकालना है, तो कूलम्ब लॉ फोर्स के लिए है, यानी कि फोर्स F इक्वल टू, देखिए तो F इक्वल टू क्या होता है, जरा सोचिए, F इक्वल टू होता है E इंटू क्यू नॉट, E इंटू क्यू नॉट होता है क्या, कैसे, तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होता है F अपॉन क्यू नॉट, तो F इक्वल टू क्या होगा, E इंटू क्यू नॉट, और E का वैल्यू क्या आया है आपके पास, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, यानी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, I इंटू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट, यानी फॉर्मूला क्या बन गया आपका, F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 यानी Q इंटू क्यू नॉट, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बन गया है नहीं, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, क्लियर। अब इसके बाद हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो पहले इसे आप नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए।